गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। पत्र लेखन में हम लोग विज्ञप्ति देख चुके हैं, ज्ञापन देख चुके हैं और उसके अलावा हमने अर्थशास्त्र के पत्र देख लिया। अब आज हम अधिसूचना देखते हैं कि अधिसूचना क्या होती है। अधिसूचना का मतलब है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन होता क्या है? जब भी कोई राजपत्रित अधिकारी उसकी नियुक्ति होती है, उसकी पदोन्नति होती है या वो त्यागपत्र देता है या कोई भी विविध सरकारी नियम या कोई कानून लागू किया जाता है, तो उससे संबंधित जो सूचना है वो उस संबंधित व्यक्ति को या सर्वसाधारण और आम जनता को अगर सूचित करना हो तो उसके लिए हम अधिसूचना का उपयोग करते हैं। तो हम आज अधिसूचना क्या होती है इसका प्रारूप देखते हैं कि इसे लिखा कैसे जाता है। एक मात्र सूचना होती है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम है और उसकी आपको सूचना लिखनी है, नोटिस राइटिंग जैसे अंग्रेजी में आपके लिखने को आता है या हिंदी में सिर्फ सूचना लिखने को आती है, तो उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, समय, स्थान और वो सारी चीज़ें लिखकर एक अनुच्छेद के अंतर्गत उसको ख़त्म कर देते हैं उस बात को, और नीचे किसकी तरफ से वो है वो चीज़ लिख देते हैं, जैसे प्रिंसिपल की तरफ से, कोई क्लास का मॉनिटर है उसकी तरफ से जो भी सूचना है। लेकिन अधिसूचना क्योंकि सरकारी विभाग की तरफ से है तो इसका जो प्रारूप है थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले ऊपर राजस्थान सरकार जिसकी तरफ से भी ये अधिसूचना दी जा रही है, ये जो अधिसूचना है वो है उद्योग विभाग की तरफ से। राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने हैं जो कि और नए लागू किए जाने हैं या नए खोलना चाहती हैं, तो उससे संबंधित प्रतिवेदन मंगवाने के लिए ये अधिसूचना दी जा रही है और ये राज्यपाल महोदय की आज्ञा से ही प्रेषित हुई है। तो इस अधिसूचना में हमने सबसे पहले राजस्थान सरकार लिखा ऊपर, उसके बाद विभाग का नाम लिखा कि वो विभाग क्या है जिसकी तरफ से ये अधिसूचना दी जा रही है। तो उद्योग विभाग है और उद्योग विभाग कहाँ है तो उस स्थान का नाम आ गया कि वो जयपुर है तो जयपुर से। यहाँ हमने क्रमांक लिख लिया और आपको पता है कि यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में जिस भी विभाग की तरफ से जो भी पत्रांक संख्या होती है तो उस विभाग का हम पहला अक्षर लिख लेते हैं, यानी उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो ये उ और वी हमने उद्योग विभाग का संक्षिप्त रूप लिख लिया और यहाँ आपने वर्ष डाल दिया कि कौन से वर्ष की अधिसूचना है और यहाँ कोई भी क्रमांक आ गया। इसके बाद यहाँ आती है दिनांक 15 अक्टूबर 2020, जो भी तारीख आपके जैसे एग्ज़ाम की होगी या जिस दिन भी आप ये अधिसूचना लिखेंगे उस दिन की तारीख आप इसके अंतर्गत डाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इस अधिसूचना का मध्य भाग। राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यानी कि कोई भी धारा है जो कि लागू की गई है उसके आधार पर आप क्या करो, राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहते हो तो उन्होंने यहाँ पर उस धारा का परिचय दिया है। आपके पास इस तरह का कोई परिचय ना हो किसी विभाग का तो आप प्रारंभ में ये भी कर सकते हैं कि जो भी सूचना आप देना चाहते हैं आप उसका प्रारंभ उसी सूचना से कर सकते हैं। जैसे राजस्थान सरकार की तरफ से ये अधिसूचना जारी की जाती है कि ऐसे करके भी इसका प्रारंभ कर सकते हैं और फिर जो मुख्य सूचना आपकी है वो आप उसके साथ में लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि इसमें कोई धारा है तो हमने इसका प्रारंभ इस तरीके से किया है कि राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए क्या करना चाहती है, राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है। अतः ये आपकी सूचना हो गई कि अतः अब हम क्या कर रहे हैं। अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 माह की अवधि के अंदर, यानी हमने उनको समय कितना दिया है उस प्रतिवेदन को जारी करने का 2 माह का समय, 2 माह के समय के भीतर सचिव राजस्थान राज्य उद्योग विभाग, क्योंकि
किसे भेजेगा वो प्रतिवेदन? जिस विभाग की तरफ से ये पत्र आया है या ये अधिसूचना आई है, और उस विभाग का जो मुख्य है पद पर बैठता कौन है, तो वो सचिव है। और उसका आपको पता लिखना पड़ेगा कि राजस्थान राज्य उद्योग विभाग, और उसके बाद में सचिवालय, और वो कहाँ है? जयपुर को प्रेषित यानी भेज सकता है, प्रेषित कर सकता है। तो इससे संबंधित ये सारी सूचना एक आम साधारण लोगों तक या आम जनता तक या उससे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अखबार में ये सूचना इस तरीके से दी जाती है। अब क्योंकि ये सूचना ऐसी है कि इसमें जुड़े हुए इससे संबंधित जो दूसरे विभाग हैं उन तक भी इसकी एक एक प्रतिलिपि जो है वो भेजी जाएगी। तो यहाँ लिख दिया हमने राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, और यहाँ आ गया प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, कि हमने अलग अलग कौन कौन से विभाग हैं जिनमें ये अधिसूचना साथ में भेजी है। तो पहला हो गया सचिव, वो हो गया उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का पद, और राजस्थान उद्योग विभाग जयपुर, और दूसरा हो गया अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर। तो इस तरीके से आप उस विभाग से संबंधित, जिस विभाग से ये सूचना आई है उस विभाग से संबंधित या उसके सह कक्षी जो भी विभाग होगा उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ अंत में आप लिख दोगे कि ये किसकी तरफ से है, तो हस्ताक्षरकर्ता का नाम आ जाएगा, जो भी भेज रहा है सूचना को, उपशासन सचिव उद्योग विभाग। इस तरीके से आपकी ये जो अधिसूचना है जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, इसका ये प्रारूप आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में हमारे पास में 4 तरह के पत्र ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पत्र और जिसे हम कार्यालय पत्र कहते हैं वो समझा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये सारे पत्र जो हमने पढ़े, जैसे निविदा है, विज्ञप्ति है, और हमने अधिसूचना पढ़ी, ये सारी चीज़ें जो 5 तरह का हमारा जो पाठ्यक्रम है, अर्धशासकीय पत्र है, ये सारी चीज़ें आती कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही हैं। यानी हम ये कहें कि कार्यालय पत्र क्या होते हैं, तो कार्यालय पत्र जो है वो ये होता है कि कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी किसी दूसरे, मतलब कोई भी व्यक्ति राजकीय कार्य करने के लिए, राजकीय समाचार संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, सरकारी काम करने के लिए कोई भी एक कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय को, दूसरे सरकारी विभाग को या अपने संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों को इस तरह का पत्र व्यवहार करते हैं, तो वो सारे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। अब हमने जो पाठ्यक्रम में पढ़े हैं वो 5 तरह के पत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन, निविदा, अर्धशासकीय पत्र और अधिसूचना, ठीक है, ये 5 हमने पढ़े जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। लेकिन उसके अलावा एक सामान्य कार्यालय पत्र जिसमें आपको निविदा वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं दिया जाए, सिर्फ 2 पते दिए जाएं जो कि 2 अलग अलग सरकारी विभागों के हों, और एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई पत्र व्यवहार करना हो, तो उसमें आप इस तरह के प्रारूप में बिल्कुल सामान्य कार्यालय पत्र लिखेंगे। और उस पत्र में आपका जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा भी ऐसा कि एक कार्यालय पत्र लिखिए, और आपको उस प्रश्न में पहचान कैसे होगी कि आपके पास में 2 एड्रेस होंगे, 2 पते दिए होंगे कि पहला पता जो होगा वो देने वाले का, भेजने वाले का होगा, तो वो आपको अपने आप पहचानना होगा उसमें कि कौन सा पत्र, कौन सा पता तो मैं प्रेषक में लिखूं और कौन सा पता मैं प्रेषित में लिखूं। तो उसमें जो नाम आएंगे कि इस विभाग का अधिकारी उस विभाग के अधिकारी को लिख रहा है, तो वहाँ आप बहुत आसानी से प्रेषक और प्रेषिती की पहचान कर सकते हो कि कौन भेज रहा है और किसे भेज रहा है, तो उसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जो कार्यालय पत्र है उसको समझते हैं, उसके प्रारूप को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि कार्यालय पत्र वो पत्र है जो एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को या एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को, जो कि सरकारी है, लिखते हैं। उसके बाद में उनके अंतर्गत हमने जो बाकी सारे पत्र पढ़े हैं वो आते हैं। अब मैं जो आपको ये समझा रही हूँ वो सामान्य कार्यालय पत्र का एक प्रारूप है। तो देखते हैं हम लोग कैसे लिखना है। हमने सबसे ऊपर लिख दिया है कार्यालय पत्र।
किस विभाग की तरफ से है, कौन है, तो राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर कार्यालय उदयपुर, इसकी तरफ से ये पत्र लिखा जा रहा है। तो वो पता भी आप एक बार को तो सबसे ऊपर लिख ही लेंगे। अभी तक इतने सारे पत्र सीखे आपने तो समझ में आ गया होगा कि हमें हमेशा पत्र क्रमांक वगैरह तो डालना ही है, और पत्र क्रमांक के साथ में आपको उस विभाग का जो संक्षिप्त रूप होता है वो यहाँ पर लिखना होता है, हम पूरा नहीं लिखते। तो जैसे ये जिला कलेक्टर की तरफ से तो जिला कलेक्टर कार्यालय कुछ भी लिख लिया यहाँ पर, ये उदयपुर से भेजा जा रहा है तो उदयपुर शॉर्ट में लिख लिया। फिर 2020 जो आपका वर्ष चल रहा है, और यहाँ कोई भी पत्रांक की संख्या हमने लिख दी। इसके बाद आती है यहाँ पर तारीख लिखने की बात, दिनांक लिखने की बात। तो अभी तक सारे पत्रों में हमने दिनांक को इसी तरफ लिखा है, तो कार्यालय पत्र में भी आप दिनांक जो है वो इधर ही लिखेंगे। दिनांक लिख दी हमने 6 अक्टूबर 2020, जिस दिन भी आपका ये पत्र लेखन होगा, जब भी आप वो पत्र लिखोगे तो आप इसमें वो चीज़ लिख सकते हो, उसी तारीख को लिख सकते हो। अब ये जो पत्र है ये सारा ही हमें बाईं ओर ही चलाना है। तो बाईं ओर चलाने के लिए सबसे पहले आपने प्रेषक लिखा। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला, यानी जो पत्र भेज रहा है वो कौन है? जिला कलेक्टर है। मतलब पहले खुद का ही एड्रेस लिखा जाता है। तो जिला कलेक्टर कहाँ के हैं? उदयपुर के। प्रेषित या प्रेषिती, प्रेषिती भी लिख सकते हैं इसको, या प्रेषित भी लिख सकते हैं आप, मात्रा इसमें एक बढ़ा सकते हैं। तो प्रेषिती भी होता है, प्रेषित भी होता है, यानी भेजने वाला। सॉरी, ये भेजने वाला है, ये जिसको भेजा जा रहा है। ठीक है। सेवा में आपने संबोधन लिख दिया। उसका एड्रेस क्या है? राजस्व सचिव, जो कि आपको प्रश्न में मिलेगा कि किस विभाग की तरफ से किसको लिखा जा रहा है। तो ये दोनों तरह के पते आपको उसमें मिलेंगे, पद के नाम भी मिलेंगे। तो राजस्व सचिव हो गए, राजस्व विभाग को लिखा जा रहा है, और ये कहाँ है? ये जयपुर है, तो हमने यहाँ पर जयपुर लिख दिया। विषय भी आपको अपने प्रश्न में नज़र आ जाएगा। विषय है हमारा स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति, यानी यहाँ हमारा जो विषय है वो है कि हमने क्या किया, राजस्व विभाग को स्वच्छता अभियान के लिए बजट स्वीकृत करने के लिए कहा है या प्रार्थना की है। महोदय, क्योंकि कलेक्टर लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा कुछ अभिवादन और विनय और ये सब नहीं है जैसे हम साधारण से आवेदन पत्र में लिखते हैं। इन्होंने लिख दिया है जो मुख्य बात है उनकी, मैं उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ उपर्युक्त विषय से क्या मतलब है? ये जो आपने यहाँ पर लिखा विषय जो है आपका, जो विषय आपने सबसे ऊपर लिखा वही उपयुक्त विषय हो गया, वो उसको आपस से यहाँ पे दोहरा नहीं रहे हैं। मैं उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उदयपुर क्या है? झीलों का शहर है, और इसकी सुंदरता के कारण या इसकी सुंदरता की दृष्टि से ये पूरे विश्व में या सब जगह पर अपनी एक विशेष पहचान भी रखता है। वर्ष भर में लाखों देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते जाते हैं। मतलब बिल्कुल सामान्य बात कर रहे हो उनसे, क्योंकि उन्हें क्या काम करवाना है? बजट स्वीकृति करवानी है। किसके लिए? स्वच्छता अभियान के लिए। और स्वच्छता अभियान किसका है? झीलों की नगरी उदयपुर में, तो झीलों का स्वच्छता अभियान कह लो, चाहे पूरे शहर का स्वच्छता अभियान कह लो। देशी और विदेशी पर्यटक जो आएंगे, जो भी घूमने या रहने आएंगे, तो उनको वहाँ पर स्वच्छता तो चाहिए। तो ये विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तो विगत कई वर्षों से झीलों की स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण अब अभियान चलाकर इनकी सफाई की आवश्यकता है। यानी बहुत लंबा समय हो गया है, काफ़ी समय से जो झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ जितनी भी झीलें हैं उनकी सफाई की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब एक अभियान चलाया जाए और उनकी सफाई की जाए, जिससे क्या होगा? शहर के पर्यटन और उनकी जो छवि है या जो हमारा शहर है उस पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा या विपरीत प्रभाव ना पड़े। गंदगी होगी तो वहाँ पर कौन आना पसंद करेगा? ठीक है। तो आगे अंत में अब वो अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं कि आगामी स्वतंत्रता दिवस जो है उसको माननीय मंत्री महोदय द्वारा, ये जो सरकारी महकमे के जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये कई महीनों पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बजट की आवश्यकता भी होती है, बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, बहुत सारे लोगों से इन्हें अपने हस्ताक्षर करवाने होते हैं, अपनी बात को शुरू करने के लिए इन्हें बहुत समय लग जाता है। तो ये पत्र हम लिख रहे हैं अक्टूबर में, और बात कर रहे हैं हम आगामी स्वतंत्रता दिवस की, जो कि कब आएगा? अगस्त में।
तो इतने समय पहले ही हम क्या कर रहे हैं, इस अभियान की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी पत्र आपको लिखना हो तो उसमें आप समय का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो आगामी स्वतंत्रता दिवस को माननीय मंत्री महोदय जो हैं उनके द्वारा हम क्या करेंगे, झील स्वच्छता अभियान, एक अभियान बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, झील स्वच्छता अभियान। इसका शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। और अब अंत में वो एक बार फिर से अपने इस विषय की तरफ इंगित कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक बजट, यानी झील स्वच्छता अभियान के लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी, वो बजट जो है वो यथाशीघ्र आप जारी करने का कष्ट कराएं, या हमारे विभाग को वो बजट जो है वो पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि क्या हो, अभियान का सुचारू संचालन किया जा सके। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें क्या होगा, बजट या पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक आप उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हो। और अंत में उन्होंने यहाँ पर अपना नाम भव दिए, क्योंकि प्रार्थना तो वो कर नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे स्वयं खुद बहुत अच्छे पद पर हैं, तो भव दिए जिला कलेक्टर उदयपुर, और यहाँ उनका नाम, उनकी सील वगैरह लग सकती है। तो ये एक सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप था। मैंने आपको जितने भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पत्र हैं वो सारे पत्र समझाए हैं, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्योंकि इतने सारे पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि इतने अलग अलग तरह के प्रारूप है तो हम उन्हें कैसे याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न भी हो गया होगा। तो आप एक एक करके तसल्ली से उनके सबके प्रारूपों को समझने की कोशिश करें, और मैं PDF जब बनाकर भेजूंगी इसकी, तो आपको अलग अलग उदाहरण और समझा दूंगी, या अलग अलग प्रश्न दे दूंगी जिससे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं।